वेलकम बैक एनी फैंस, स्वागत है आप लोगों का ब्लीच के एक और नए पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दिया करो। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। दूसरी तरफ यूमिचिका केनपाची को ढूंढ रहा था और केनपाची शांति से एक जगह पर बैठा हुआ था क्योंकि वो ये बैटल जीत चुका था और टोशिन और कोमामुरा यहाँ से भाग गए, जिससे वो बहुत निराश है। तभी यूमिचिका केनपाची को खबर देता है कि हेड कैप्टन यामा कैप्टन युकिताके और क्योराकू के साथ लड़ने वाले हैं और हेड कैप्टन यामा बहुत गुस्से में है। ये सुनकर केनपाची थोड़ा परेशान होता है और वो यूमिचिका से पूछता है कि क्या उसने अपने ओपोनेंट को हरा दिया, जिसपे यूमिचिका हंसते हुए बोलता है उसे तो इस लड़ाई में बहुत मजा आया और उसने अपने ओपोनेंट को इजीली हरा दिया अपने शरीर पर बिना खरोच के। और दूसरी तरफ हिसागी जो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि यूमिचिका ने अपने जानपक्तों के फर्स्ट फॉर्म से हिसागी के सारे स्पेशल प्रेशर को अपने जानपक्तों के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे वो हार गया। और यही थी यूमिचिका की जानपक्तों की पावर। और दूसरी तरफ इन दोनों की फट रही थी क्योंकि हेड कैप्टन यामा इतना गुस्सा था कि गुस्से की वजह से उसके चारों तरफ आग भड़क रही थी और उसकी स्पेशल प्रेशर हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और पूरे सोल सोसाइटी में हेड कैप्टन यामा की जानपक्तों ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। तभी यामा इन दोनों से बोलता है कि वो अपने जानपक्तों को रिलीज कर ले, नहीं तो वो यामा के आग में जल के ही मारे जाएंगे। और ये सुनकर ये दोनों सीरियस हो जाते हैं और युकिताके अपने जानपक्तों के फर्स्ट फॉर्म सोग्यू नो कोतावरी को रिलीज कर देता है और क्योराकू भी अपने जानपक्तों के फर्स्ट फॉर्म कातेनक्यू कोत्सु को भी रिलीज कर देता है। और हमें पता चलता है कि पूरे सोल सोसाइटी में सिर्फ कैप्टन युकिताके और कैप्टन क्योराकू की जानपक्तों ही ड्यूल है और ये दोनों ऐसे लोटे कैप्टन है जो ड्यूल जानपक्तों को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और अब ये तीनों आपस में लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। दूसरी तरफ जिडांगो जो पूरी तरीके से हील हो चुका था और उसे याद आता है कि उसे मौत के मुंह से बाहर लाने वाला ओरिहिमे थी, जिसने दिन रात मेहनत करके उससे ट्रीट किया था। और उसे तभी पता चल जाता है कि ओरिहिमे उसके दोस्त 5 दिन पहले ही सोल सोसाइटी के अंदर चले गए थे। और ये जानकर जिडांगो परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर कोकाको शिबा आती है और वो जिडांगो को परेशान देखकर पूछती है कि क्या उसे उन घुसपैठियों की चिंता हो रही है। अगर ऐसा है तो वो दोनों सोल सोसाइटी के अंदर जाके उनसे मिल सकते हैं। और कोकाको को योरोइची के साथ कुछ हिसाब चुकता करना था। असलियत में कोकाको को अपने भाई गांजू शिबा की चिंता सता रही थी, इसलिए वो सोल सोसाइटी पर जाना चाहती है और जिडांगो भी उसका डील एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ योरोइची और फैंग एक जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे थे। तभी योरोइची फैंग को ट्रोल करके कहती है कि बच्ची तो अब बड़ी हो गई और पहले से काफी स्ट्रॉन्ग भी हो गई, और स्ट्रॉन्ग हो भी क्यों ना, अब वो स्टेल फोर्स की चीफ कमांडर जो ठहरी। ये सुनकर फैंग भड़क जाती है और योरोइची से कहती है कि बेशक योरोइची ताकतवर है लेकिन अब उसके दिन गए, क्योंकि अब स्टेल फोर्स और पनिशमेंट फोर्स इन दोनों की चीफ कमांडर सुई फैंग खुद है और अब योरोइची की यहाँ कोई जगह नहीं। तभी फैंग अपने जानपक्तों को नीचे घुसा देती है और अचानक से वहाँ पर स्टेल फोर्स के काफी मेंबर्स आ जाते हैं। असलियत में ये स्टेल फोर्स की एक यूनिक टेक्निक है। अगर स्टेल फोर्स के सेल्फ कमांडर अपने जानपक्तों को नीचे घुसाएगी तो 1 सेकेंड में वहाँ पर स्टेल फोर्स की बहुत सारे सोल रिवर समन हो जाते हैं और योरोइची चारों तरफ से घिरी जाती है। और तभी फैंग हंसते हुए बोलती है कि योरोइची को तो स्टेल फोर्स के इस टेक्निक के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि वो पहले स्टेल फोर्स की कमांडर रह चुकी है, लेकिन उसने इस टाइटल को ठुकरा दिया और अब फैंग इस टाइटल का इस्तेमाल कर रही है। योरोइची चारों तरफ से घिरी हुई है तो अब उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन है। तभी योरोइची एक स्माइल लेती है और एक ही झटके में सभी सोल रिवर्स को ढेर कर देती है। ये देखकर फैंग की होश उड़ जाते हैं और तभी योरोइची बोलती है कि फैंग ने उसे काफी हल्के में ही ले लिया, उसने अपना ये टाइटल तो छोड़ दिया लेकिन उसके पास और एक टाइटल है जो वो कभी नहीं छोड़ेगी और वो है फ्लैश मास्टर योरोइची। ये सुनकर फैंग सीरियस हो जाती है और योरोइची से कहती है कि अगर वो अपना ये टाइटल नहीं छोड़ना चाहती तो वो उस टाइटल को अपने हाथों से छीन लेगी। और फिर फैंग योरोइची पर अटैक कर देती है, लेकिन योरोइची भी फैंग को टक्कर की लड़ाई दे रही थी, जिसमें फैंग और योरोइची दोनों ही घायल हो जाते हैं। और फिर फैंग हंसने लगती है और अचानक से योरोइची के पीछे आ जाती है और अपने जानपक्तों के फर्स्ट फॉर्म सुजुमे बासी को रिलीज कर देती है। इससे पहले फैंग अटैक कर पाती योरोइची बिजली की रफ्तार से यहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन फैंग भी कम थोड़ी ना थी। वो अचानक से योरोइची के पीछे आके उसे एक स्लैश मार देती है, जिससे योरोइची के बॉडी पर एक कर्ज मार्क बन जाता है। इस मार्क को मौत का निशान भी बुलाया जाता है, क्योंकि अगर इस मार्क पर फैंग दूसरी बार अटैक करे तो योरोइची चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो वो जिंदा नहीं बच पाएगी। और यही थी सुजुबाची की एबिलिटी। और फिर फैंग लगातार
लगातार यूरोइची के मार्ग पर अटैक करती है, लेकिन यूरोइची हर बार बहुत ही मुश्किल से इन अटैक से बच जाती है। और अब यूरोइची बहुत थक चुकी थी, जिससे वो लड़ने की हालत पर नहीं है और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर मार्क बन जाता है, जिससे फैंग जहाँ पर भी चाहे वहाँ पर स्टेप करके उसे मार सकती है। तभी फैंग बोलती है, चाहे यूरोइची कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, फैंग उससे बेहतर थी और बेहतर ही रहेगी और अब वो यूरोइची पर कोई रहम नहीं दिखाएगी। और तभी फैंग अपनी तगड़ी स्पेशल प्रेशर रिलीज करने लगती है, जिसे देखकर यूरोइची चौंक जाती है और फैंग बोलती है कि अब वो जो टेक्निक यूज करने जा रही है, उस टेक्निक को यूरोइची ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा, क्योंकि इस टेक्निक को बनाने वाली खुद सुई फैंग है और इस टेक्निक को हाडो आर्ट और कीडो आर्ट को मिलाकर बनाया जाता है और उसने इस टेक्निक को हाल ही में मास्टर किया है और उसने अभी तक इसका नाम नहीं रखा। और तभी यूरोइची बोलती है, बच्ची तुम इस धरती में कल या परसों ही टपकी हो, तो तुम्हें इतनी सारी बातों का नॉलेज नहीं है। असलियत में इस टेक्निक को कहा जाता है शून को। ये सुनकर फैंग शॉक में पड़ जाती है। तभी यूरोइची फैंग से पूछती है कि क्या उसे पता है कि इस टेक्निक को यूज करने वाले के कपड़े में कंधे और पेट पर गैप क्यों होता है, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टेक्निक को जो भी बेहतर से इस्तेमाल कर पाता है, उसके कंधे और पेट के कपड़े जलकर गायब हो जाते हैं, क्योंकि उन जगह पर बहुत सारे कीडो और हाडो पावर जमा हो जाते हैं, जिसके प्रेशर से उन जगह के कपड़े जलकर उड़ जाते हैं। और फिर यूरोइची बहुत तगड़ी एनर्जी रिलीज करने लगती है, जिससे आसपास की जमीन टूट कर उड़ने लगती है और फिर यूरोइची का ड्रेस चेंज हो जाता है। ये देखकर फैंग बिल्कुल हैरान होती है और फिर यूरोइची फैंग से कहती है कि वो इस टेक्निक के साथ फैंग से बिल्कुल लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं, तो वो फैंग को वार्निंग देती है कि वो बच के रहे, क्योंकि यूरोइची को भी इस टेक्निक को यूज करना इतना नहीं आता और ये टेक्निक उसके कंट्रोल पर नहीं है और वो लड़ने के लिए पूरा रेडी होती है।